अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं आपको पीएमडीसी का यूनिट नंबर 1 ए सेलुलर लाइफ मैं आपको इसका क्विक रिवीजन करवाऊंगा। क्विक रिवीजन का मतलब ये है कि मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि आपने ये सारे का सारा यूनिट एक दफ़ा पढ़ लिया है। मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आपने एक दफ़ा ये यूनिट पढ़ लिया है, लिहाजा मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 20 to 30 मिनट्स में आपको इस यूनिट का रिव्यू दूंगा ताकि आपका टाइम बच जाए और आप बड़े अच्छे तरीके से इस चीज़ को समझ जाएं। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। यूनिट नंबर 1 है हमारा ए सेलुलर लाइफ। ए सेलुलर लाइफ बेसिकली हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ आल्सो नोन एज अ बायोडाइवर्सिटी। इस यूनिट में हमने सारी की सारी जो चीज़ें पढ़नी है दैट इज़ ऑल अबाउट द वायरसेस। वायरसेस के बारे में हमने क्या पढ़ना है? सबसे पहले नंबर पर हमने बात पढ़नी है कि वायरसेस का नाम एक लैटिन वर्ड से निकला है। लैटिन वर्ड का मतलब होता है पॉइजन या वेनम। अब हम वायरसेस का वर्ड इस्तेमाल क्यों करते थे? तो याद रखिएगा कि पहले पहल आज से कई साल पहले, मतलब कई सौ साल पहले या पिछली सदी की मैं बात कर लूँ, तो वायरसेस का नाम उन डिजीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता था जिनका कॉज आपको अननोन मिलता था। मीन्स दैट ऐसे डिजीज़ जो कि जिनका कॉज अननोन था, हम उसको कह देते थे कि इसको जी वायरस हो गया है। ये बिल्कुल वैसा ही है जिस तरीके से हम मलेरिया के बारे में बोलते थे कि जब तक हमारे पास रिसर्च नहीं हुई थी तब तक आइडेंटिफाई नहीं हुआ था कि मलेरिया किसकी वजह से काज होता है, प्लाज्मोडियम की वजह से काज होता है, तब तक हम उसे मलेरिया ही बोलते आ रहे थे। हम कहते थे कि ये बेसिकली एक बैड एयर है जिसमें कोई बंदा सांस लेगा और क्या हो जाएगा, उसे ये मलेरिया हो जाएगा। दैट्स वाई द सेम केस विद द वायरसेस हम उन डिजीजेस के लिए इस्तेमाल करते थे जिनका कॉज अननोन होता था। लेकिन आज वायरसेस की टर्मिनोलॉजी, वायरसेस की डेफिनेशन टोटली डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है कि आज वायरसेस को जाना जाता है कि सारे के सारे वायरसेस ए सेलुलर हैं। ठीक हो गया। नंबर 2, सारे के सारे वायरसेस जो होते हैं दे आर द ऑल इन्फेक्शियस पार्टिकल, इन्फेक्शियस एंटिटीज हैं। मीन्स दैट वायरस करते क्या है जी? वायरस इन्फेक्शन कॉज कर देते हैं। वायरस क्या काम करते हैं? डिजीजेस कॉज करते हैं। एंड नंबर 3 इज ऑल वायरसेस आर पैरासाइट। सारे के सारे वायरसेस पैरासाइट्स हैं, दे कैन नॉट लिव इंडिपेंडेंटली। और ये पैरासाइट कौन से हैं? ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर, जिसे मैं आगे जाकर डिस्कस करूंगा। नाउ टुडे वायरसेस जाने जाते हैं कि सारे के सारे वायरस ए सेलुलर होंगे, सारे के सारे वायरस डिजीज कॉज करने वाले ऑर्गेनिज्म होंगे और सारे के सारे वायरसेस हमारे पास पैरासाइट्स होंगे जी। ठीक हो गया। नाउ अब हम बात करते हैं डिस्कवरी के बारे में। वायरसेस डिस्कवर कैसे हुए थे? नाउ सबसे पहला एनकाउंटर वायरसेस का जो हुआ है दैट इज विद एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने 1796 में इसका एनकाउंटर किया है। एक्चुअली में हुआ क्या था कि 1796 में स्वीडन में बेसिकली क्या हो रहा था, स्मॉल पॉक्स की आउटब्रेक हो चुकी थी। तो एडवर्ड जेनर ने दुनिया में सबसे पहले नंबर पर वैक्सीनेशन की थी अगेंस्ट द स्मॉल पॉक्स। यहां पर एक एमसीक्यू भी आता है। एमसीक्यू क्या आता है कि दुनिया की फर्स्ट वैक्सीनेशन किसने की थी? तो याद रखना, दुनिया की सबसे पहली वैक्सीनेशन एडवर्ड जेनर ने की थी। ना उसके बाद क्या होता है? उसके बाद हमारे पास दो साइंटिस्ट आते हैं, लुइस पास्चर एंड रॉबर्ट कोच। इनका डायरेक्टली वायरसेस के साथ तो कोई लिंक नहीं है, लेकिन इनकी एक कंट्रीब्यूशन थी। और कंट्रीब्यूशन क्या थी? कंट्रीब्यूशन ये थी, इन्होंने एक थ्योरी पेश की थी। इस थ्योरी का नाम है जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। बच्चे जी, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज क्या है? जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज ये वाली बात करती है कि जहां पर भी कोई डिजीज होगी वहां पर कोई ना कोई कॉजेटिव एजेंट लाजमन होगा जिसे हम पैथोजन बोलते होंगे। ये बात कब की है? ये 1800 की बात है। नाउ यहां पर इससे पहले, इन साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन से पहले, लोग ये समझते थे कि जिसको जो भी डिजीज होगी मींस दैट उसको कोई ना कोई असेब या जिन भूत वगैरह है। लिहाजा लोग ये वाली बात, चूंकि लैक ऑफ नॉलेज था, तो ये वाली बात समझ नहीं सकते थे। बट आफ्टर द कंट्रीब्यूशन ऑफ रॉबर्ट कॉच, उसने जो थ्योरी पेश की जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज, यहां पर ये वाली बात पता चल गई कि जब भी कोई डिजीज होगी तो उसके पीछे जिन या भूत नहीं होगा, बल्कि उसके पीछे कोई ना कोई पैथोजन होगा। वो कोई बैक्टीरिया हो सकता है, वो कोई वायरस हो सकता है, या कोई भी और ऑर्गेनिज्म हो सकता है। ठीक हो गया ना। इसी बात को सच मानकर क्या किया जाता है, एक नया साइंटिस्ट आता है दैट इज चार्ल्स चैम्बरलैन। चार्ल्स चैम्बरलैन पहला साइंटिस्ट है जो कि वायरसेस के साथ एनकाउंटर करता है, यानी वायरसेस को एज अ रिसर्च के तौर पर लेता है। दिस इज द फर्स्ट साइंटिस्ट। ये कब आता है? 1884 में चार्ल्स चैम्बरलैन। चार्ल्स चैम्बरलैन बेसिकली रेबीज बीमारी पर काम कर रहा होता है। रेबीज आपको मालूम है कि एक ऐसी बीमारी है जिससे हाइड्रोफोबिया हो जाता है, जो कि डॉग्स के काटने की वजह से या रैट्स के काटने की वजह से होता है। उसने ये वाली बात ऑब्जर्व की कि रेबीज का जो कॉजेटिव एजेंट है दैट इज अनफिल्टरेबल। अनफिल्टरेबल का मतलब है क्या है? इनसेपरेबल। मैं इसको सेपरेट नहीं कर सकता।
ठीक। और दूसरे नंबर पर इसी तरह की ही सिम्टम्स कहाँ पर अपीयर हो रही हैं, इसी तरह के सिम्टम्स कहाँ पर अपीयर हो रही हैं 1892 में एक साइंटिस्ट आता है, रशियन साइंटिस्ट, दैट इज डिमिट्री इवानोस्की। डिमिट्री इवानोस्की क्या काम करता है, ये भी टोबैको मोज़ेक डिजीज़ पर काम करता है। ये प्लांट की एक डिजीज़ है। इस प्लांट की एक डिजीज़ में होता है क्या कि यंग प्लांट्स होते हैं, उसके जो लीफ होते हैं वो कर्ल होना शुरू कर देते हैं। ये यंग प्लांट है, उसका जो लीफ होगा वो क्या होना शुरू हो जाएगा, कर्ल होना शुरू हो जाएगा। जब वो कर्ल होगा तो यहाँ पर कोई ना कोई एबनॉर्मेलिटी होगी जी। ना उसने ये वाली बात ऑब्जर्व की कि टोबैको मोज़ेक डिजीज़ का जो कॉजेटिव एजेंट है वो भी अनफिल्टरेबल है। ना यहाँ पर हमने बात समझनी है कि रेबीज का कॉजेटिव एजेंट भी और टोबैको मोज़ेक का कॉजेटिव एजेंट दोनों का बिहेवियर सेम है, और वो बिहेवियर क्या है कि बोथ आर अनफिल्टरेबल, यानी दोनों को ही मैं क्या कर सकता हूं, सेपरेट नहीं कर सकता। ना यहां पर सेपरेट करने का एक छोटा सा फिनोमिना समझ लीजिएगा। सेपरेट करने का एक छोटा सा फिनोमिना हमारे पास क्या आता है, चलो जस्ट लाइक दैट मैं एक सिंपल सी बात कर देता हूं। रॉबर्ट कोच एंड लुइस पास्चर ने बेसिकली क्या किया था, कुछ टेक्निक्स डेवलप की थी, और टेक्निक्स क्या थी जरा गौर करिएगा। इन्होंने टेक्निक ये डेवलप की थी कि जब भी इन्होंने कोई डिजीज देखनी है ना, लेट्स सपोज द कोई भी डिजीज है, तो इसका क्या करता है, इसका कॉजेटिव एजेंट लेता है ना, वो बेसिकली करता क्या, इस डिजीज का सॉल्यूशन बनाता है। इस डिजीज का सॉल्यूशन बनाकर वो करता क्या है जी, वो एक फिल्टर पेपर से पास करता है। कहाँ से पास करता है, फिल्टर पेपर से पास करता है। अब ये फिल्टर क्या होता है, ये बिल्कुल छोटा सा फिल्टर होता है, इसके सुराख जो होते हैं बहुत छोटे होते हैं। ठीक हो गया ना। वो करता क्या है कि इस फिल्टर में से पास करता है इस सॉल्यूशन को। नाउ व्हाट हैपन्स, जब आफ्टर फिल्टरेशन जो नीचे जो सॉल्यूशन आएगा हमारे पास, नीचे जो सॉल्यूशन आएगा वो जरासीम से पाक होगा। क्यों, क्योंकि लेट्स सपोज दैट कि अगर इस सॉल्यूशन में अगर तो कोई बैक्टीरिया है तो इट मीन्स दैट ये पोर साइज इतना छोटा होगा कि वो बैक्टीरिया को ऊपर ही रोक लेगा। अगर वो बैक्टीरिया को ऊपर ही रोक रहा है तो सिर्फ और सिर्फ पानी या सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन के मॉलिक्यूल, सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल ही यहाँ पर पास करेगा। लिहाजा यहाँ पर जो सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल आएगा वो सारे का सारा पैथोजन फ्री होगा। अगर मैं इसको क्या कर देता हूँ, हेल्दी ऑर्गेनिज्म पर डालता हूँ, और अगर वो डिजीज कॉज नहीं करता तो इट्स मीन दैट कि इस सॉल्यूशन में कोई ना कोई पैथोजन, कोई भी पैथोजन नहीं है। बट वायरसेस के केस में ऐसा नहीं हो रहा था। वायरस के केस में जब हम फिल्ट्रेशन करते थे तो जो सॉल्यूशन आता था, जो फिल्ट्रेट आता था, वो जब हम हेल्दी प्लांट पर डालते थे या हेल्दी ऑर्गेनिज्म पर डालते थे तो होता क्या था, वो हेल्दी ऑर्गेनिज्म भी डिजीज कैच कर लेता था। तो इट्स मीन दैट कि यहाँ पर ये जो कॉजेटिव एजेंट है मैं इसको सेपरेट नहीं कर पा रहा, जिस तरह के मैं बैक्टीरिया को सेपरेट कर लेता हूँ। ठीक हो गया। तो यहाँ पर एक बात पता चली कि ये जो भी कॉजेटिव एजेंट है दैट इज स्मॉलर देन द बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया से स्मॉलर है। ठीक हो गया। दैट्स व्हाई मैंने इसको क्या बोला, अनफिल्टरेबल या इनसेपरेबल। यहां पर भी अनफिल्टरेबल और इनसेपरेबल। उसके बाद क्या होता है, अगली कंट्रीब्यूशन जो आती है वो आती है दो साइंटिस्ट की तरफ से। दो साइंटिस्ट हमारे पास कौन से हैं, एक ट्वॉट और दूसरा डी हैरले। कब, 1915 और 1917 में। अब ये करते क्या है, दे डिस्कवर करते हैं बैक्टीरियोफेजेस। ये बैक्टीरियोफेजेस को कैसे डिस्कवर करते हैं, ये बात जरा थोड़ी सी समझने वाली है कि इन्होंने बैक्टीरियोफेज को डिस्कवर कैसे किया। ये बेसिकली बैक्टीरिया पर काम कर रहे थे। इन्होंने ये वाली बात देखी कि दे हैड बैक्टीरिया इन अ पेट्री प्लेट। पेट्री डिश के अंदर ये बैक्टीरिया थे, बैक्टीरिया पड़े हुए थे, और बैक्टीरिया की थिक कॉलोनीज पड़ी हुई थी। ठीक हो गया ना। इन्होंने क्या किया, कुछ देर बाद इस पेट्री प्लेट को देखा, कुछ देर बाद आफ्टर फ्यू आवर्स या फ्यू मिनट्स, ठीक है, सम टाइम्स के बाद जब इन्होंने इस बैक्टीरिया को देखा तो बच्चे जी इन्हें क्या बात नजर आई है, इन्हें ये बात नजर आई है कि ये जो पेट्री प्लेट थी जिसके ऊपर थिक कॉलोनीज ऑफ बैक्टीरिया थी, ये सारी की सारी कॉलोनीज वाइप आउट हो चुकी हैं। यहाँ पर कोई कॉलोनी नहीं है, नो कॉलोनी, यहाँ पर कोई कॉलोनी नहीं है, और विद इन मिनट्स ये कॉलोनीज क्या हो गई हैं, गायब हो चुकी हैं। लिहाजा इन्होंने क्या किया, बजाय इस पेट्री प्लेट को डिस्कार्ड करने के, इन्होंने क्या किया, इस पेट्री प्लेट के ऊपर कोई ना कोई सॉल्वेंट डाला। हाँ जी, इन्होंने कोई ना कोई सॉल्वेंट डाला, और सॉल्वेंट डाल के क्या बना दिया, एक सॉल्यूशन बना दिया। अब इन्होंने सॉल्यूशन बनाया। अब सॉल्यूशन बनाकर इन्होंने क्या किया, एक नई पेट्री प्लेट ली, और नई पेट्री प्लेट के ऊपर वो वाली पेट्री प्लेट जिसके ऊपर थिक कॉलोनीज ऑफ बैक्टीरिया थे, उसने क्या किया, इस सॉल्यूशन को यहाँ पर क्या किया, फॉल करवाया। अब उन्हें देखना कि देखते ही देखते यहाँ पर क्या हो चुका है, सारी की सारी बैक्टीरियल कॉलोनीज जो हो चुकी हैं वो गायब हो चुकी हैं। तो इट मीन्स दैट यहाँ पर ये वाली बात पता चल गई कि इस सॉल्यूशन के अंदर कोई ना कोई ऐसा पार्टिकल जरूर है जो कि बैक्टीरिया को खा रहा है, और विद इन फ्यू मिनट्स ही खा रहा है।
ठीक हो गया। लिहाजा उन्होंने किसकी डिस्कवरी की, किसके बारे में बता दिया, बैक्टीरियोफेज के बारे में बता दिया ना। उसके बाद मेजर कंट्रीब्यूशन आती है हमारे पास 1935 में डब्ल्यू एम स्टेनले ने। डब्ल्यू एम स्टेनले दुनिया का पहला साइंटिस्ट था जिसने दुनिया में सबसे पहले वायरसेस को क्रिस्टलाइज कर लिया था, आइसोलेट कर लिया था। और दुनिया का सबसे पहला वायरस कौन सा क्रिस्टलाइज हुआ था? दैट वाज टोबैको मोजैक वायरस, टीएमवी। ये टीएमवी वही वायरस है जो कि बेसिकली क्या कॉज करता है? टोबैको मोजैक डिजीज कॉज करता है। तो ये दुनिया का पहला वायरस था जो कि क्रिस्टलाइज हुआ था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि दुनिया का कौन सा वायरस जो सबसे पहले आइडेंटिफाई हुआ था, क्रिस्टलाइज हुआ था? दैट वाज टीएमवी। और दुनिया में सबसे पहले वायरसेस पर बाकायदा रिसर्च किसने की थी? सो दैट वाज द चैम्बरलैन। चार्ल्स चैम्बरलैन दुनिया में सबसे पहला साइंटिस्ट है जिसने वायरसेस के ऊपर तहकीक करना शुरू की थी। एडवर्ड जेनर ने ना जानते हुए, बिना इंफॉर्मेशन के, बिना किसी इंफॉर्मेशन के इसने वैक्सीन कर दी थी। लेकिन पहली तहकीक को जो किसने की थी? दैट वाज चार्ल्स चैम्बरलैन। नाउ अगले नंबर पर आते हैं कि ये जो वायरस, ये जो चीज़ डिस्कवर हो चुकी है, क्रिस्टलाइज हो चुका है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? अब मैं बात करता हूँ वायरसेस के करैक्टरिस्टिक्स। तो वायरसेस के करैक्टरिस्टिक्स में पहला करैक्टरिस्टिक्स मैं डिस्कस करूंगा, दैट इज केमिकल कंपोजिशन। वायरसेस की केमिकल कंपोजिशन क्या है? तो वायरसेस बेसिकली दो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल से मिलकर बने हुए हैं, जिसमें पहले नंबर पर आता है प्रोटीन और दूसरे नंबर पर आता है न्यूक्लिक एसिड। तो वायरसेस प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड से मिलकर बने हुए हैं। अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर लूं तो हम इसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन्स। तो वायरसेस का दूसरा नाम मैं आप बोलूंगा न्यूक्लियोप्रोटीन, यानी वायरसेस केमिकली आर न्यूक्लियोप्रोटीन। ये एमसीक्यू पूछा जाता है कि वायरसेस केमिकली क्या होते हैं, तो आपने बताना है न्यूक्लियोप्रोटीन। नाउ अब सेकंड करैक्टर हमारे पास क्या है कि वायरसेस का स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो वायरसेस बेसिकली दो रीजन्स पर मुश्तमिल होता है, एक होता है आउटर कोट और एक होता है इनर कोट। आउटर जो कोट होता है वायरसेस का, वो बेसिकली किससे मिलकर बना होता है? वो प्रोटीन से मिलकर बना होता है। और प्रोटीन क्या बनाते हैं? कैप्सिड बनाते हैं। कैप्सिड बेसिकली वायरसेस को डेफिनेट शेप प्रोवाइड करता है। द शेप ऑफ द वायरस इज प्रोवाइडेड बाय द कैप्सिड। और कैप्सिड क्या होता है? फर्दर मुश्तमिल होता है कैप्सोमियर पर। मिसाल के तौर पर मैं यहां पर एक वायरस ड्रॉ करके दिखाता हूं, आपको ये बात समझ आ जाएगी। जस्ट लाइक दैट, ये एक हमारे पास क्या है? ये बेसिकली एक वायरस है, और वायरस कौन सा है? बैक्टीरियोफेज। नाउ ये वायरस मेरे पास क्या है? दैट इज बैक्टीरियोफेज। ठीक हो गया ना। अगर मैं बैक्टीरियोफेज को जूम इन करके देखूं तो ये जो मेरे पास ये वाला पोर्शन नजर आ रहा है, ये वाला जो पोर्शन नजर आ रहा है, मैं इसे क्या बोलूंगा? आई नेम इट एज अ कैप्सिड। मैं इसे क्या बोलूंगा? आई नेम इट एज अ कैप्सिड। मैं इसे कैप्सिड बोलूंगा। और अगर मैं इसको जूम इन करके देखूंगा तो कैप्सिड जो होगा वो छोटे छोटे सब यूनिट्स पर मुश्तमिल होगा, जिसे मैं बोलूंगा कैप्सोमियर। तो ये वायरसेस क्या होता है? इसका प्रोटीन कोट कैप्सिड से मिलकर बना होता है। कैप्सिड क्या चीज़ प्रोवाइड करता है? कैप्सिड प्रोवाइड करता है डेफिनेट शेप। और डेफिनेट शेप जो होती है और ये जो कैप्सिड होता है ये मजीद सब यूनिट्स पर मुश्तमिल होता है, जिससे मैं बोलता हूँ कैप्सोमियर। नाउ कैप्सोमियर का जो नंबर होता है ना, ये हाईली स्पेसिफिक होता है वायरसेस में। मिसाल के तौर पर अगर 32 कैप्सोमियर का नंबर है, तब मैं बोलूंगा कि ये पोलियो वायरस है। अगर 162 है, मैं इसे बोलूंगा हर्पेस वायरस है। और अगर 252 है, तब मैं इसे बोलूंगा एडिनो वायरस। यानी एडिनो वायरस में कैप्सोमियर कितने होते हैं? 252। हर्प वायरस में कितने कैप्सोमियर होते हैं? 162। पोलियो वायरस में कितने होते हैं? 32 होते हैं। ठीक हो गया ना। अब हमने एक और बात करनी है कि ये जो कोट होता है ना वायरसेस का, दैट इज समटाइम्स सराउंडेड बाय द होस्ट ड्राइव्ड एनवेलप। होस्ट ड्राइव जो एनवेलप होता है वो इस कोट के बाहर आ जाता है, इसको सराउंड कर लेता है। इन द केस ऑफ जस्ट लाइक इन्फ्लुएंजा एंड एचआईवी। इन्फ्लुएंजा और एचआईवी ऐसे वायरसेस हैं जो कि होस्ट की एनवेलप को क्या कर लेते हैं? सराउंड कर लेते हैं। एचआईवी को मैंने आगे जाकर डिस्कस भी करना है। ठीक हो गया जी। नाउ यहां पर एक और बात मैं बताता चलूं कि हमारे पास क्या चीज़ आएगी जी। हमारे पास ये वाली चीज़ आएगी कि हमारे पास समटाइम्स ऐसा होता है कि कैप्सिड क्या करता है जी? 20 फेसिस में आ जाता है। जस्ट लाइक अगर कैप्सिड क्या करेगा? लेट्स सपोज दैट 20 फेसिस अगर बनाता है, देन आई विल नेम इट एज अ आइकोसाहेड्रल। मैं इसे क्या बोलूंगा? आइकोसाहेड्रल। आइकोसा का मतलब 20 एंड हेड्रल का मतलब होता है कॉर्नर्स। तो आइकोसाहेड्रल अगर कैप्सिड 20 फेसिस बनाएगा जी। ठीक हो गया। नाउ द सेकंड थिंग इज हमारे पास अगले नंबर पर स्ट्रक्चर में जो चीज आती है दैट इज इनर कोर। इनर कोर क्या करता है? वायरस का जो इनर कोर होता है ये मुश्तमिल होता है किस पर? वायरल एंजाइम्स पर और वायरल जीनोम पर। वायरल एंजाइम अगर मैं एचआईवी की एग्जांपल दूं तो मैं आगे जाकर बताऊंगा कि वायरल एंजाइम्स 3 तरह के होते हैं एचआईवी के। मैं को रेफरेंस मान के अगर चलूं तो एचआईवी में 3 वायरल एंजाइम होंगे, जस्ट लाइक जिसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज आएगा, जिसमें इंटेग्रेज आएगा और जिसमें प्रोटीएज आएगा। ठीक है, तो कोर के अंदर ही ये सारे के सारे एंजाइम्स होते हैं। और दूसरे नंबर पर कोर आल्सो कंटेन वायरल जीनोम। वायरल जीनोम मुश्तमिल होता है किस पर? आइदर डीएनए पर और आरएनए पर। याद रखिएगा ये दोनों साथ साथ नहीं होते। डीएनए होगा यहाँ पर, आरएनए होगा, दोनों साथ साथ नहीं होंगे। और यहाँ पर पेपर में एमसीक्यू भी आता है कि वायरस की इन्फेक्टेड नेचर किसकी वजह से होती है? इन्फेक्शियस नेचर।
तो बताना है कि वायरसेस की जो इन्फेक्शियस नेचर होती है वो बेसिकली इनर कोर यानी न्यूक्लिक एसिड्स की वजह से होती है। ठीक हो गया। तो जीनोम जो होता है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इन्फेक्शियस नेचर। नाउ द थर्ड करेक्टर ऑफ द वायरसेस, वायरसेस के थर्ड करेक्टरिस्टिक्स क्या है? थर्ड हेडिंग है हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वायरस। तो सारे के सारे जो वायरसेस होते हैं दे आर अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक। अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक का मतलब यह है कि वायरसेस बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं, स्मॉलर देन बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया से कितने स्मॉलर होते हैं? 1/1000x। एक्स का मतलब होता है टाइम्स। तो बैक्टीरिया, वायरसेस जो होते हैं वो बैक्टीरिया से कोई तकरीबन 1000 गुना छोटे होते हैं, स्मॉलर देन द बैक्टीरिया। ठीक हो गया। और वायरसेस की अगर मैं साइज रेंज की बात करूं तो साइज रेंज आती है 20 नैनोमीटर, यानी जो स्मॉलेस्ट वायरस हैं वो 20 नैनोमीटर के हैं और जो लार्जेस्ट वायरस हैं वो 250 नैनोमीटर के हैं। तो स्मॉलेस्ट वायरसेस की जो एग्जांपल आती है दैट इज पर्वो वायरसेस। पर्वो वायरसेस आर द स्मॉलेस्ट वायरसेस, जबकि लार्जेस्ट जो वायरसेस है हमारे पास दीज आर द पॉक्स वायरसेस। पॉक्स वायरसेस बेसिकली फैमिली है किसकी? पोलियो वायरसेस की। ठीक हो गया। और पर्वो वायरसेस ये बेसिकली माइल्ड रैशेस जो कॉज करते हैं, मीजल्स वगैरह जो कॉज करते हैं वो आती है। तो स्मॉलेस्ट वायरसेस पर्वो और लार्जेस्ट वायरसेस पॉक्स वायरसेस। नंबर 2, दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है वायरसेस आर ऑल ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट। ये वाली बात मैंने यहां पर भी आपसे डिस्कस की थी। अब मैं इसको डिटेल में जाकर पढ़ता हूं कि सारे के सारे जो वायरसेस हैं दे आर ऑल पैरासाइट्स। ठीक हो गया। नाउ वायरसेस क्या होते हैं? ऑब्लिगेट। ऑब्लिगेट का मतलब होता है होस्ट स्पेसिफिक। वायरसेस होस्ट स्पेसिफिक का मतलब ये होता है कि वायरसेस बड़े जिद्दी हैं, अगर इनको रिक्वायर्ड होस्ट नहीं मिलेगा तो ये कभी भी ग्रो नहीं करेंगे। लिहाजा जैसे जब तक इन्हें होस्ट नहीं मिलेगा तब तक ये रीग्रो नहीं करेंगे। मिसाल के तौर पर अगर मैं प्लांट के वायरस को एनिमल में इंट्रोड्यूस करवा देता हूं तो वो इनएक्टिव हो जाएंगे, वो डिजीज कॉज नहीं करेंगे। सिमिलरली अगर एनिमल के वायरसेस को मैं प्लांट में या बैक्टीरिया में इंट्रोड्यूस करवा देता हूं तो वो वहां जाकर ग्रो नहीं करेंगे। इसको हम बोलते हैं ऑब्लिगेट। ऑब्लिगेट का मतलब होता है होस्ट स्पेसिफिक। और दूसरे नंबर पे होता है इंट्रासेलुलर। इंट्रासेलुलर का मतलब ये होता है कि ये सेल के अंदर जाके रहते हैं, सेल के ऊपर या बाहर नहीं रहते बल्कि सेल के अंदर जाके रहते हैं। और तीसरे नंबर पर हमारे पास बात आती है दैट इज पैरासाइट। सारे के सारे वायरसेस पैरासाइट्स हैं। वायरसेस इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज दे लैक बायोसिंथेटिक मशीनरी। इनके पास कोई भी बायोसिंथेटिक मशीनरी नहीं होती। आगे मैं जाकर बताऊंगा कि बायोसिंथेटिक मशीनरी किसे बोलते हैं। तीसरा जो करेक्टर है वायरसेस का कि सारे के सारे वायरसेस इनसेंसिटिव होते हैं किससे? एंटीबायोटिक से। ऑल वायरसेस आर इनसेंसिटिव टू एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक्स असरअंदाज ही नहीं होती वायरसेस पर। जब भी वायरल डिजीज होती है तो हमें एंटीबायोटिक्स से कोई अफाका, कोई आराम नहीं होता। और फोर्थ करेक्टर यह है कि सारे के सारे जो वायरसेस है दे आर ऑल बॉर्डर लाइन टू द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। यानी वायरसेस ना तो लिविंग है या ना ही मुकम्मल तौर पर नॉन लिविंग है। तो इनके करेक्टर्स दरमियान में पाए जाते हैं लिविंग एंड नॉन लिविंग के। और वो करेक्टर कौन से हैं चले देखते जाओ। वायरस का लिविंग करेक्टर कौन सा है? वायरस का जो लिविंग करेक्टर है दैट इज वायरस कंटेन जीनोम। वायरसेस के पास जीनोम होता है। वो जीनोम या तो आरएनए पर मुश्तमिल होगा या डीएनए पर मुश्तमिल होगा। जीनोम का मतलब क्या है कि वायरसेस करते क्या है? अपनी इंफॉर्मेशन को, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखते हैं। तो दैट इज अ लिविंग करेक्टर। दूसरा करेक्टर क्या है कि वायरसेस ट्रांसफरेबल है, कि वायरस एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर ट्रांसफर होने की सलाहियत रखते हैं। इसको हम बोलते हैं ट्रांसफरेबल। और तीसरे नंबर पर वायरस जब किसी बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है तो वहां पर जाकर क्या करता है? रेप्लिकेट करता है। ठीक है, अपने आप को मल्टीप्लाई करता है। और ना सिर्फ मल्टीप्लाई करता है बल्कि वो करता क्या है? म्यूटेट भी कर जाता है। म्यूटेट का मतलब है अपने आप को वो चेंज करता रहता है, डिफरेंट स्ट्रेन्स में आ जाता है, डिफरेंट वेराइटीज बना देता है। आपने कोरोना वायरस के केस में सुना होगा, जब आप कोरोना वायरस फैला था 5 साल पहले हमारी दुनिया में, तब आपने सुना होगा कि हमारे पास इंडियन वेरिएंट्स आ रहा है, हमारे पास चाइनीज़ वेरिएंट आ रहा है, ब्राज़ीलियन वेरिएंट आ रहा है, हमारे पास डेल्टा वेरिएंट, ओमिक्रॉन वगैरह आ रहा है। आपने ये सुना होगा। तो ये डिफरेंट स्ट्रेन्स होती हैं हमारे पास। ठीक है, तो वायरस म्यूटेट करके अपने डिफरेंट फॉर्म्स में आ जाता है। फिर उसके बाद 5वें नंबर पर आता है कि वायरसेस कॉज इन्फेक्शन। वायरसेस डिजीज कॉज करते हैं जी। ठीक हो गया। एंड लास्ट करेक्टर इज लिविंग करेक्टर इज दैट इज लास्ट लिविंग करेक्टर इज सेंसिटिव टू यूवी। के सारे जो वायरसेस होते हैं वो यूवी से क्या हो जाते हैं? सेंसिटिव होते हैं। मीन्स दैट अगर मैं यूवी वायरसेस के ऊपर गिरवाऊंगा तो वायरसेस क्या करेंगे जी? वो डैमेज हो जाएंगे, बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ लिविंग बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, दैट्स व्हाई दे आर सेंसिटिव टू यूवीज। उसके बाद आता है नॉन लिविंग करेक्टर। वायरसेस के नॉन लिविंग करेक्टर कौन से हैं? नंबर 1 सबसे पहला करेक्टर क्या है? वायरसेस आर नॉट सेल्स। अगर आप गौर करें तो वायरसेस का हम जिस यूनिट में बात कर रहे हैं दैट इज ए सेलुलर लाइफ। ए सेलुलर लाइफ का मतलब क्या है कि वायरसेस आर नॉट सेल। वायरसेस सेल ही नहीं है।
क्यों सेल नहीं है? क्योंकि वायरसेस के अंदर कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, वायरसेस के अंदर कोई साइटोप्लाज्म नहीं पाया जाता, वायरसेस के अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, वायरसेस के अंदर आपको कोई भी राइबोसोम्स नहीं मिलते। तो ये सारे के सारे कैरेक्टर सेल्स के होते हैं। तो सेल, वायरसेस को मैं सेल कहूंगा ही नहीं, वायरसेस को सेल कहा ही नहीं जा सकता, क्योंकि वायरसेस के अंदर बेसिक स्ट्रक्चर्स ही नहीं है जो कि सेल को बनाते हैं। नंबर 2, वायरसेस लैक रेस्पिरेशन, वायरसेस के अंदर कोई रेस्पिरेशन नहीं होगी, आपको वायरसेस के अंदर कोई भी एनर्जी का मॉलिक्यूल नहीं मिलेगा। वायरसेस लैक एक्सक्रीशन, वायरसेस के अंदर कोई भी वेस्ट मटेरियल नहीं पैदा होगा। वायरसेस डोंट प्रोड्यूस वेस्ट, मींस दैट वायरसेस के अंदर आपको कोई मेटाबॉलिज्म मिलेगा ही नहीं, ना तो रेस्पिरेशन होगी ना ही एक्सक्रीशन होगी। फिर वायरसेस क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाए जा सकते हैं, और मैं वायरसेस को स्टोर कर सकता हूं फॉर 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 मैनी ईयर्स, मैं काफ़ी डेकेड्स के लिए वायरसेस को क्रिस्टलाइन फॉर्म में स्टोर कर सकता हूं। फिर नेक्स्ट करेक्टर है, लास्ट करेक्टर है हमारे पास के वायरसेस जो होते हैं, दे आर इनसेंसिटिव टू एंटीबायोटिक्स, सारे के सारे वायरसेस इनसेंसिटिव होते हैं एंटीबायोटिक्स से, दैट इज अ नॉन लिविंग करेक्टर। ठीक हो गया। अब मैं बात करता हूं वायरसेस के पैरासाइटिक नेचर। हाँ जी, वायरसेस की पैरासाइटिक नेचर क्या होती है? वायरसेस के पास, वायरस पैरासाइट के तौर पर क्यों एक्ट करते हैं? क्योंकि वायरसेस के पास बायोसिंथेटिक मशीनरी ही नहीं होती। ठीक हो गया। अब ये बायोसिंथेटिक मशीनरी क्या है कि वायरसेस के पास कोई भी राइबोसोम नहीं होंगे। अगर राइबोसोम नहीं होंगे तो वो अपने एंजाइम्स को सिंथेसाइज ही नहीं कर पाएगा, वो अपनी प्रोटीन्स को खुद बना ही नहीं पाएगा। दैट्स वाई वायरसेस लैक बायोसिंथेटिक मशीनरी। यही वजह है कि वायरसेस जो होते हैं दे आर ऑल पैरासाइटिक इन नेचर। नाउ अगले नंबर पर हमारे पास बात आती है, दैट इज अनरिकॉग्नाइज्ड बाय द इम्यून सिस्टम। वायरसेस हमारे इम्यून सिस्टम को बड़ी आसानी के साथ डोज कर जाते हैं। हमारा इम्यून सिस्टम इन्हें अच्छे तरीके से रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि इसकी तीन मेन रीजन है। नंबर 1, पहले रीजन है हमारे पास लैक एडहेसिव प्रोटीन। वायरसेस के पास कोई भी एडहेसिव प्रोटीन उसकी सरफेस के ऊपर नहीं होती। क्यों? क्योंकि सरफेस प्रोटीन तब होंगे जब इसके ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा तो ग्लाइकोकैलिक्स होगा, तभी ये जाकर क्या करेंगे, किसी के साथ जाकर जुड़ पाएंगे। लिहाजा वायरसेस के ऊपर कोई भी एडहेसिव प्रोटीन नहीं होती, जिसकी वजह से इन्हें मैं फैगोसाइटाइज नहीं कर सकता, फैगोसाइटोसिस इनकी नहीं हो सकती, क्योंकि ये जुड़ ही नहीं पाएंगे। नंबर 2, वायरस क्या करते हैं, कॉन्स्टेंटली एंड रैपिडली म्यूटेशन करते रहते हैं। जी हाँ, वायरस करते क्या है जी, ये कॉन्स्टेंटली म्यूटेट करते हैं, अपनी एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में चेंज करते हैं, दूसरी फॉर्म को तीसरी में, तीसरी को चौथी में, ये चेंज करते रहते हैं। जिससे अभी मैंने बताया कि बीटा वेरिएंट, डेल्टा वेरिएंट, ओमिक्रॉन आया था, अगर आपको याद हो तो, कोरोना वायरस के केस में। ठीक है, तो वो अपने आप को म्यूटेट करते हैं। चूंकि म्यूटेट करते हैं तो इनके खिलाफ कोई वैक्सीन ही नहीं बन सकती। तीसरी जो बात है, दैट इज एनवेलप्ड बाय होस्ट सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वायरसेस करते क्या है कि अपने इर्द गिर्द क्या कर लेते हैं, होस्ट की प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना लेते हैं, और अंदर खुद क्या कर जाता है, वायरस आ जाता है। खुद अंदर वायरस होगा और बाहर क्या करेगा, होस्ट की प्लाज्मा मेम्ब्रेन आएगा। जब वायरसेस के बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ जाएगी होस्ट की, तो होस्ट ये समझेगा, होस्ट का इम्यून सिस्टम यही समझेगा ये तो मेरी बॉडी का अपना सेल है, लिहाजा वो इसे किल ही नहीं करेगा। सो दैट्स वाई एनवेलप्ड वायरसेस कांट बी डिटेक्टेड बाय आवर इम्यून सिस्टम। उसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज क्लासिफिकेशन। यहाँ से एमसीक्यूज आते हैं। एमसीक्यूज क्या है कि क्लासिफिकेशन, वायरसेस को हम किसकी बुनियाद पर क्लासीफाई करते हैं? नंबर 1, होस्ट की बुनियाद पर। होस्ट की बुनियाद पर वायरसेस 3 टाइप्स के हैं। नंबर 1, बैक्टीरियोफेजेस, ऐसे वायरसेस जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेंगे, हम उन्हें क्या बोलेंगे, बैक्टीरियोफेजेस। एग्जाम्पल है इसके T2, T4 एंड फेजेस। मैंने जितने भी एग्जाम्पल्स हैं या फंक्शंस हैं वो मैंने ग्रीन हाईलाइटर से लिखे हैं। दूसरे नंबर पर आता है प्लांट वायरसेस। प्लांट वायरसेस करते क्या है जी, प्लांट वायरसेस ऐसे वायरसेस हैं जो कि सिर्फ प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर TMV और बेगोमो वायरस। ठीक हो गया ना। यहाँ पर एक बात समझ लेनी है कि हमारे पास 2000 डिजीजेस डिस्कवर हो चुकी हैं, 2000 प्लांट डिजीजेस डिस्कवर हो चुकी हैं जो कि वायरसेस ही कॉज करते हैं। ठीक हो गया। और मोस्टली जो प्लांट वायरसेस होते हैं दे आर RNA वायरसेस। मोस्टली प्लांट वायरसेस के अंदर RNA होता है। ठीक हो गया। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया TMV और बेगोमो वायरस। ठीक हो गया जी। नाउ अगले नंबर पर हमारे पास आती है, अगले नंबर पर आता है एनिमल वायरसेस। वायरस दैट इन्फेक्ट एनिमल्स ओनली। ह्यूमन वायरसेस इंक्लूड, कहता है इन्फ्लुएंजा वायरस, HIV, पोलियो, मम्स, रूबेला वायरस, ये ऐसे वायरसेस हैं जो कि ह्यूमन को इन्फेक्ट करते हैं। सो दिस इज द बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ द वायरसेस दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट। नाउ देयर इज अनदर क्लासिफिकेशन विच इज ऑन द बेसिस ऑफ शेप। दिस इज आल्सो द वन ऑफ द बेसिक क्लासिफिकेशन कि वायरसेस को उसकी शेप की बुनियाद पर क्लासीफाई किया गया। नंबर 1, स्फेरिकल। वायरसेस क्या होते हैं, स्फेरिकल होते हैं। मिसाल के तौर पर पोलियो वायरस, एडिनो वायरस, ये आपको स्फेरिकल वायरसेस मिलेंगे। दूसरे नंबर पर आता है रोड लाइक या हेलिकल वायरस।
अगर मैं बात करूं टीएमवी की, तो टीएमवी आपको कैसा मिलेगा, ये आपको रोड लाइक मिलेगा। दुनिया का जो सबसे पहला वायरस जिसको क्रिस्टलाइज किया था दैट वाज अ रोड लाइक वायरस। एग्जांपल है हमारे पास टीएमवी, हम इसे रोड भी बोलते हैं या हेलिकल भी बोलते हैं। तीसरे नंबर पे आता है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जो कि बेसिकली क्या होता है, स्फेरिकल और इसकी रॉड की एक हाइब्रिड सी फॉर्म होती है या इससे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। एग्जाम्पल के तौर पर बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज जिस तरह अभी मैंने बनाकर दिखाया कि हमारे पास बैक्टीरियोफेज कुछ इस तरह के होते हैं हमारे पास। ये हमारे पास पॉलीहेड्रल हेड आ गया, फिर इसकी क्या करता है टेल लाइक स्ट्रक्चर आता है, और फिर इसका क्या करते हैं ये हमारे पास एंड प्लेट आ जाती है। तो ये कॉम्प्लेक्स शेप वायरस है बैक्टीरियोफेज। और फिर उसके बाद आता है एनवेलप्ड वायरस। एनवेलप्ड वायरसेस अभी मैंने बताया कि जिस तरह एचआईवी है, ये करता क्या, होस्ट की सेल मेम्ब्रेन को अपने इर्द गिर्द लपेट लेता है, हम इसे बोलते हैं एनवेलप्ड वायरसेस। इसी तरीके से इन्फ्लुएंजा वायरस भी ऐसा है। नाउ द मेन क्लासिफिकेशन हमारी कौन सी है, द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेबल क्लासिफिकेशन है, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ जीनोम। ये जीनोम की क्लासिफिकेशन किसने दी थी, ये साइंटिस्ट था बाल्टीमोर, उसने क्लासिफिकेशन दी थी, इसलिए हम इसको बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन बोलते हैं। इसने कैसे क्लासीफाई किया था, ऑन द बेसिस ऑफ जीनोम। इसने ये वाली बात बोली थी कि ऐसे वायरसेस जिसके अंदर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा, पहले नंबर पर इसने वायरसेस को रखा जिसके अंदर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा। एग्जाम्पल है पॉक्स वायरसेस एंड एडिनो वायरसेस। दूसरे नंबर पर आता है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस। एग्जाम्पल है पर्वो वायरसेस जो कि मीजल्स या माइल्ड रैशेस वगैरह कॉज करते हैं। तीसरे नंबर पर इसने बोला डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस जो कि रियो वायरसेस है, जो कि डायरिया कॉजिंग वायरसेस होते हैं। चौथे नंबर पर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है, जस्ट लाइक रुबेला वायरस। रुबेला वायरस क्या होता है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। ठीक है, रुबेला वायरस में आपको सिंगल स्ट्रैंडेड ही आरएनए पाया जाता है। फिर उसके बाद होता है अगले नंबर पर पांचवी क्लासिफिकेशन, पांचवी जो टाइप आती है दैट इज सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए एक्ट एज अ टेम्पलेट फॉर मैसेंजर आरएनए। ये मैसेंजर आरएनए के टेम्पलेट के तौर पर एक्ट करेगा, मैसेंजर आरएनए बनाएगा। एग्जांपल है इन्फ्लुएंजा वायरसेस। और फिर इसके बाद छठी क्लासिफिकेशन जो आएगी दैट इज सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए टेम्पलेट फॉर डीएनए, यानी ये सारे के सारे क्या होते हैं, रेट्रोवायरसेस होते हैं। ये बेसिकली काम क्या करता है, ये बेसिकली सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए बेसिकली क्या काम करता है जी, ये हमारे पास एक सिंगल स्ट्रैंडेड टेम्पलेट फॉर डीएनए, ये काम क्या करता है जी, यानी ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए बेसिकली करता क्या है जी, टेम्पलेट के तौर पर ये किरदार अदा कर रहा होता है। ठीक हो गया, हम इन्हें बोलते हैं जी रेट्रोवायरसेस बोल रहे होते हैं। ठीक हो गया जी। नाउ यहां तक आपको बात समझ आ चुकी होगी जी। अब हमने बात करनी है किसकी, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस की। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंटीटेस्ट के हवाले से, ये एंटीटेस्ट के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, जिसको हम शॉर्टली HIV बोलते हैं। H स्टैंड फॉर ह्यूमन, I स्टैंड फॉर इम्यूनो, V इम्यूनो डेफिशिएंसी, V स्टैंड फॉर वायरसेस। ठीक हो गया जी, ये चीज़ हमारे पास आती है। इसकी डिस्कवरी कैसे हुई थी, इसकी डिस्कवरी हुई थी 1980s में। यूएसए की एक स्टेट है जिसे हम बोलते हैं कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया में इसकी डिस्कवरी हुई थी। बेसिकली हुआ क्या था कि वहाँ पर पेशेंट्स आना शुरू हुए थे, केसेस रिपोर्ट होना शुरू हुए थे, जिनके सिम्टम्स क्या थे, कॉमन सिम्टम्स थी। और वो कॉमन सिम्टम कौन सी थी कि उनका सडन वेट लॉस हो रहा था, उनकी वीकेंड इम्यूनिटी थी, और वो सीवियर निमोनिया का शिकार थे, और इनके पास उनको रेयर वास्कुलर कैंसर था। ये कॉमन सिम्टम्स पेशेंट्स के अंदर आ रही थी। जब ये बात एनालाइज की तो पता ये चला कि ये जो पेशेंट थे ये सारे के सारे होमोसेक्सुअल थे। तो होमोसेक्सुअल थे तो यहाँ पर ये वाली बात पता चली कि HIV जो होती है दैट इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, STD है। ठीक हो गया, यहाँ पर ये वाली बात पता चल गई। नाउ अगले नंबर पर क्या हुआ है, मज़ीद तहकीक की जाती है। कब तहकीक की जाती है, हमारे पास 1984 में तहकीक की जाती है। कैसे कि 1984 में ये देखा जाता है कि इसका कॉजेटिव एजेंट जो है वो आइडेंटिफाई किया गया है। किसने किया है, फ्रांस का इंस्टीट्यूट है पास्टर इंस्टीट्यूट, और USA का जो इंस्टीट्यूट है दैट इज नेशनल हेल्थ इंस्टीट्यूट। ठीक हो गया, ये USA का इंस्टीट्यूट है। ठीक हो गया, इन्होंने इसका पैथोजन जो होता वो आइडेंटिफाई कर लिया था। नाउ इन 1986 आफ्टर रिसर्च उन्होंने इस पैथोजन को नाम दे दिया कि दैट पैथोजन इज नोन एज अ HIV। ठीक हो गया। नाउ अब हम बात करेंगे जी HIV का स्ट्रक्चर। HIV का स्ट्रक्चर कैसा है, तो याद रखिएगा कि HIV बेसिकली एक स्फेरिकल वायरस है। कौन सा वायरस है, एक स्फेरिकल वायरस है। स्फेरिकल वायरस का मतलब पता क्या है कि स्फेयर लाइक है, और इसका डायामीटर कितना होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट MCQ है MD कैट के हवाले से, कि इसका डायामीटर जो होता है दैट इज ऑन एन एवरेज 100 नैनोमीटर इसका डायामीटर होता है। ठीक हो गया। नाउ HIV, सबसे पहले नंबर पर HIV के ऊपर आपको क्या चीज़ नज़र आती है, आपको नज़र आते हैं स्पाइक्स। स्पाइक्स आपको कितने नज़र आते हैं, 72 स्पाइक्स नज़र आते हैं। ये पेपर का बड़ा ही इंपॉर्टेंट MCQ है कि HIV कंटेन्स 72 स्पाइक्स।
ठीक हो गया। नाउ वन स्पाइक कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स ऑफ प्रोटीन। एक जो ऊपर ये जो प्लेट लाइक प्रोटीन है, मैं इसे बोलूंगा GP120। GP120 का काम क्या है? एडहेशन। एडहेशन का मतलब क्या होता है? ये बेसिकली एक सरफेस के साथ जाकर जुड़ जाएगा। आगे जाकर यहां पर आप जाकर देखेंगे कि ये टी लिम्फोसाइट, हेल्पर टी लिम्फोसाइट की सरफेस के साथ जाकर ये अटैच हो जाता है जी। ये किसकी मदद से अटैच होता है? GP120। GP स्टैंड फॉर ग्लाइकोप्रोटीन 120। दूसरे नंबर पर आता है ग्लाइकोप्रोटीन 41। ये ट्रांसफ्यूजन प्रोटीन है, बेसिकली ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है। ये ट्रांसफ्यूजन करवाएगी, ये सेल के अंदर पेनिट्रेट करने में किरदार अदा करेगी। ठीक हो गया। अब तीसरे नंबर पर मैं वायरस के अंदर जाता हूं, तो बच्चे जी वायरस के अंदर आपको क्या चीज़ नजर आती है? आपको नजर आती है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कैसा नजर आता है? P17 से मिलकर बना होता है। दिस इज द मैट्रिक्स। ये जो ग्रीन कलर में मैंने बनाया है, दिस इज द मैट्रिक्स। ठीक हो गया। मैट्रिक्स के अंदर आपको क्या चीज़ नजर आते हैं जी? ये एक कॉनिकल या बुलेट शेप कैप्सिड नजर आता है, जो कि किस वाली प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है? प्रोटीन 24 से ये मिलकर बना हुआ है। यहां पर रिमेंबर दैट कोई ग्लाइको नहीं है, ये प्योरली, ये हमारे पास क्या है? प्योरली प्रोटीन है। अब यहां पर पेपर में MCQ आता है कि कैप्सिड किन किन चीज़ों को एनक्लोज करता है। तो याद रखिएगा कि कैप्सिड जो होता है वो एनक्लोज करता है फोर टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल को। नंबर 1, पहले नंबर पर आता है सिंगल स्ट्रैंडेड RNA के 2 मॉलिक्यूल। एक पहला मॉलिक्यूल है और ये दूसरा मॉलिक्यूल है। नंबर 2, दूसरे नंबर पर आता है एक एंजाइम है जिसे मैं बोलता हूं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। दिस इज द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। और तीसरे नंबर पर मेरे पास आता है इंटेग्रेस ये। और चौथे नंबर पर आता है प्रोटीएस। रिमेंबर दैट ये नीचे वाले तीनों जो हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, इंटेग्रेस, प्रोटीएस, इन सब के आखिर में एज आ रहा है। इट मीन्स दैट कि ये सारे के सारे क्या हैं? एंजाइम्स हैं। ठीक हो गया। और इनका ऑर्डर आपने याद रखना है कि सबसे पहले रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज आएगा, फिर इंटेग्रेज आएगा और फिर प्रोटीएज आएगा। अगर आपने याद रखना है तो आप इस तरीके से याद रख सकते हो, RIP, रिप के नाम से आप इसे याद रख सकते हो। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द वायरस। ये HIV का स्ट्रक्चर है। नाउ अगर HIV हमारे पास नॉन लिविंग में है, मीन्स दैट आउट ऑफ द बॉडी है, आउट ऑफ द लिविंग बॉडी है, तब आपको ये ऐसा नजर आएगा। बट अगर ये लिविंग बॉडी के अंदर है तो इस HIV के बाहर एक एडिशनल एक लेयर होगी। और ये लेयर कौन सी होगी जी? ये होस्ट के सेल की ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी जी। ये हम इसे क्या बोलेंगे? दैट इज नोन एज द एनवेलप। ठीक हो गया। तो एनवेलप क्या होता है? मैं यहां पर क्या बात लिखी हुई है? होस्ट सेल ड्राइव्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इसकी कंपोजिशन क्या होती है? दैट इज लिपोप्रोटीन। और इसे मैं क्या बोलता हूं? एनवेलप। अभी मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस में भी बताया कि वायरसेस क्या हो सकते हैं? वायरसेस एनवेलप्ड हो सकते हैं, ये चीज़। ठीक हो गया। तो HIV में एग्जाम्पल मैंने लिखवाई है यहां पर कि HIV इज आल्सो एन एनवेलप्ड वायरसेस। और बता दिया कि ये जो एनवेलप है ये कहां से ड्राइव्ड होता है? ये होस्ट सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ड्राइव होता है। नाउ इस वायरस का अटैक, चलें जी। वायरस, मैंने आपको पहले ही बताया कि वायरसेस सारे के सारे जो होते हैं वो पैरासाइट्स होते हैं। मीन्स दैट उन्हें क्या करना पड़ता है? अपने आप को रेप्लिकेट करने के लिए होस्ट की जरूरत आती है। तो वायरसेस का होस्ट क्या है? HIV का जो होस्ट है दैट इज हेल्पर टी लिम्फोसाइट। वायरसेस का जो होस्ट है दैट इज हेल्पर टी लिम्फोसाइट। वायरसेस का जो होस्ट है दैट इज हेल्पर टी लिम्फोसाइट। बच्चे जी यहां पर ये वाली बात याद रखनी है कि हमारे पास जो टी लिम्फोसाइट्स हैं ना, ये सारे के सारे WBCs की टाइप्स हैं। और 2 मेन टाइप्स हैं हमारे पास जो कि लिम्फोसाइट की टाइप है। नंबर 1 है हमारे पास टी लिम्फोसाइट एंड नंबर 2 है किलर टी लिम्फोसाइट। पहले हैं हेल्पर टी लिम्फोसाइट और दूसरे हैं किलर टी लिम्फोसाइट। ये दोनों ही टाइप्स किसकी हैं? टी लिम्फोसाइट की। नाउ अब इनके फंक्शन जरा समझ लें। हेल्पर टी लिम्फोसाइट का काम क्या है? रिकॉग्नाइज करना पैथोजन को। ये बेसिकली जो भी पैथोजन आता है ये उसको आइडेंटिफाई करते हैं। ना सिर्फ आइडेंटिफाई करते हैं बल्कि ये करते क्या है? उसको एक्टिवेट कर देते हैं। ठीक हो गया। ये किसको एक्टिवेट करते हैं? किलर टी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट करते हैं। मैं अगर 1 लाइन सेंटेंस में ये वाली बात बोलूं तो मैं सिर्फ इतना बोलूंगा कि हेल्पर टी लिम्फोसाइट बेसिकली किलर टी लिम्फोसाइट को गाइड करते हैं कि एक्चुअली में मारना किसे है। ठीक हो गया। इस चीज़ को हम डिटेल में जाकर पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 13 में, इम्यूनिटी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे जाकर। MD कैट में ये सिलेबस में इंक्लूडेड है। ठीक हो गया। नाउ इसके अलावा ये हेल्पर टी लिम्फोसाइट के अलावा भी ये किसी को ये और भी सेल्स पर अटैक करते हैं, जिसमें आता है मैक्रोफेगस और जिसमें आता है डेंड्राइटिक सेल्स। तो ये मैक्रोफेगस एंड डेंड्राइटिक सेल ये दोनों ही हमारे इम्यून सिस्टम के सेल्स हैं, इन पर भी ये अटैक करते हैं। याद रखने वाली बात यह है कि हमारे ये जो हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स होते हैं ये मेजर यानी या यूँ कह लीजिए कि ये प्राइमरी होस्ट होते हैं किसका? HIV का प्राइमरी होस्ट होते हैं। ठीक हो गया। और ये हेल्पर टी लिम्फोसाइट है हमारे इम्यून सिस्टम का मेजर पोर्शन बना रहे होते हैं। नाउ
अब मैं बात करता हूँ कि इसकी लाइफ साइकिल की, कि इसकी लाइफ साइकिल कैसे होती है। तो बच्चे जी, लाइफ साइकिल को मैंने डिवाइड किया कितने स्टेप्स में, 10 स्टेप्स में, जिसमें सबसे पहला स्टेप जो होता है दैट इज अटैचमेंट। HIV वायरस की अटैचमेंट ऑन द हेल्पर टी लिम्फोसाइट कहाँ पर होती है, CD4 रिसेप्टर पर होती है। रिमेंबर दैट CD4 हम बोलते हैं क्लस्टर डिफरेंशिएटेड साइट 4। ये हेल्पर टी लिम्फोसाइट के ऊपर ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं। अब याद रखना कि वायरसेस के ऊपर भी ग्लाइकोप्रोटीन थी, ये जो GP120 ये भी ग्लाइकोप्रोटीन है, और यहाँ पर भी ग्लाइकोप्रोटीन है। चूंकि दोनों सिमिलर हो गए हैं, लिहाजा यहाँ पर अटैचमेंट पॉसिबल हो गई है। तो HIV क्या करता है जी, टी लिम्फोसाइट पर आकर अटैच हो जाता है। इस चीज़ को मैं बोलता हूँ अटैचमेंट। ठीक हो गया। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। नाउ द सेकंड स्टेप इज एंट्री। एंट्री क्या होती है कि वायरस करता क्या है जी, वायरस टी लिम्फोसाइट के अंदर एंटर करता है, और इस एंट्री को मैं बोलता हूं दैट इज एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस। बच्चे जी, एंडोसाइटोसिस में होता क्या है कि कैप्सिड अंदर की जानिब आता है वायरस का, बाकी सारे का सारी चीज़ सेल के बाहर ही रहेगी, कैप्सिड अंदर आएगा ना। अब एंट्री के बाद आता है अनकोटिंग। अनकोटिंग में हमारे पास क्या होता है, अनकोटिंग में ये जो कैप्सिड अंदर आया है इसको क्या कर दिया जाएगा, हाइड्रोलाइज कर दिया जाएगा। ये क्या होगा, अनकोट होना शुरू हो जाएगा, ये ब्रेक करना शुरू करेगा, और जब ये ब्रेक करेगा तो अंदर मौजूद जितना भी कंटेंट होगा वो सारे का सारा बाहर आ जाएगा। अभी मैंने आपको यहां पर बताया कि बड़ा इंपॉर्टेंट MCQ है कि कैप्सिड किन चीज़ों को एनक्लोज करता है, तो 4 मॉलिक्यूल्स को एनक्लोज करता है। 2 RNA के सिंगल स्ट्रैंडेड RNA के 2 मॉलिक्यूल, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड इंटीग्रेज एंड प्रोटीएज। ड्यू टू अनकोटिंग ये सारे के सारे साइटोप्लाज्म में आएंगे। नाउ द फोर्थ स्टेप इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जो होता है ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है HIV की लाइफ साइकिल का। HIV की लाइफ साइकिल में हमारे पास क्या चीज़ आती है, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप में हमारे पास क्या होगा कि आफ्टर अनकोटिंग ये जो वायरल RNA हमारे पास आया, इस वायरल RNA के ऊपर क्या हुआ है, वायरल RNA के ऊपर एक एंजाइम आता है। इस एंजाइम को हम क्या बोलते हैं, दैट एंजाइम इज नोन एज द, मैं इसे बोलूँगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये इसको मैंने शो किया है, दैट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, RT, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज यहाँ पर, दिस इज द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अब ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज करता क्या है कि ये RNA को, वायरल RNA को क्या करता है, टेम्पलेट बनाता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज वायरल RNA को क्या बनाता है, टेम्पलेट बनाता है, और टेम्पलेट बनाकर DNA को क्रिएट करता है। तो वायरल के RNA को टेम्पलेट बनाकर जो DNA क्रिएट किया गया है इसको मैं बोलूँगा कॉम्प्लीमेंट्री DNA। ठीक हो गया। नाउ अब अगर आप गौर करो तो एक स्ट्रैंड RNA का है जो कि वायरल RNA का, और एक स्ट्रैंड अभी अभी जो नया DNA का स्ट्रैंड बना है वो, इन दोनों की कलेक्शन को हम बोलते हैं हाइब्रिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइब्रिड बोलते हैं। ठीक हो गया। नाउ नंबर 2, अब होता क्या है कि हाइब्रिड, हमें हाइब्रिड नहीं चाहिए, हमें प्योर DNA चाहिए। तो लिहाजा अब अगला स्टेप होगा, अगले स्टेप में हमारे पास क्या आएगा कि जो कंप्लीमेंट्री DNA है, इस कंप्लीमेंट्री DNA को क्या बनाया जाएगा, अब इससे टेम्पलेट बनाया जाएगा, और क्या बनाया जाएगा, एक नया DNA का स्ट्रैंड बनाया जाएगा। नाउ ये जो DNA का जो स्ट्रैंड बना है दैट इज द डबल स्ट्रैंडेड DNA। ये डबल स्ट्रैंडेड है, और ये DNA किसका है, वायरस का, और ये किसने बनाया है, ये बनाया रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ने। नाउ यहां पर हमारे पास 2 MCQs आते हैं। वो 2 MCQs कौन से हैं, नंबर 1, पहले नंबर पर हमारे पास आता है कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की नेचर क्या है। तो आपने बताना रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की जो नेचर है दैट इज RNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज, दैट इज RNA डिपेंडेंट, यानी ये RNA पर डिपेंड करता है, RNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज। ठीक हो गया। ये पहला MCQ यहां पर आता है कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इज RNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज, नंबर 1। नाउ नंबर 2, दूसरे नंबर पर आता है कि ये जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होती है कितने स्टेप्स में होती है। तो आप बताएंगे जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है ये 2 स्टेप्स में होती है। नंबर 1 ये है पहला स्टेप, जिसमें वायरल RNA से क्या बना, हाइब्रिड बना। हाइब्रिड क्या है, जिसमें वायरल RNA और कंप्लीमेंट्री DNA शामिल है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। और उसके बाद आता है सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में हमारे पास ये होता ही है कि ये जो कंप्लीमेंट्री DNA है ये डबल स्ट्रैंडेड DNA में कन्वर्ट होता है। सो दिस इज द MCQ नंबर 2 कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन 2 स्टेप्स में होती है। ठीक हो गया। और तीसरा MCQ यहां पर एक और आता है कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होती कहां पर है। तो आपने बताना है कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन साइटोप्लाज्म के अंदर होती है, टी लिम्फोसाइट के साइटोप्लाज्म में होती है। ठीक हो गया। नाउ अब हमारे पास क्या चीज आ चुकी है, अब हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन के नतीजे में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के नतीजे में डबल स्ट्रैंडेड DNA का मॉलिक्यूल आ चुका है।
ठीक हो गया। अब ये डीएनए का मॉलिक्यूल हेल्पर टी लिम्फोसाइट के न्यूक्लियस के अंदर चला जाता है। जब ये न्यूक्लियस के अंदर जाता है, वहां पर जाकर ये होस्ट के डीएनए के साथ, यानी हेल्पर टी लिम्फोसाइट के डीएनए के साथ जाकर क्या कर जाता है, ये मिल जाता है। नाउ यहां पर अगर आप गौर करें तो मैंने मार्कर्स को बड़ी इंटेलिजेंटली यूज किया है। अगर मैंने हेल्पर टी लिम्फोसाइट को ये पिंक मार्कर से लिखा है तो इसका डीएनए भी पिंक मार्कर से ही बनाया हुआ है। ठीक हो गया। नाउ ये हेल्पर टी लिम्फोसाइट यानी होस्ट है, इसका डीएनए भी पिंक है, तो यहां पर आकर वायरल डीएनए आकर अटैच हो गया है। सो दिस इज द वायरल डीएनए जो कि मैंने आपको व्हाइट कलर में बनाकर दिखाया। तो व्हाइट कलर ज्वाइन कर जाता है किसके साथ, पिंक कलर यानी होस्ट के डीएनए के साथ जाकर ज्वाइन करता है। इस ज्वाइनिंग को हम क्या बोलते हैं, इंटेग्रेशन। और ज्वाइनिंग को एड कौन देता है, इस इंटेग्रेशन को एड कौन देता है, इंटेग्रेस। और ये इंटेग्रेस वही एंजाइम है जो कि हमने वायरस में पढ़ा था। ठीक है, दिस इज द सेकेंड एंजाइम। हम ये है इंटेग्रेस। इंटेग्रेस का मतलब इंग्लिश का एक वर्ड होता है इंटेग्रल, इसका मतलब होता है जोड़ देना। तो बेसिकली यहां पर हुआ क्या कि वायरल आरएनए को होस्ट के डीएनए के साथ जाकर जोड़ दिया गया। नाउ आफ्टर इंटेग्रेशन हमारे पास जो नई चीज जो बनती है हम इसे बोलते हैं प्रोवायरस। मैं इसे क्या बोलता हूं, प्रोवायरस। प्रोवायरस इज एक्चुअली द फुली एक्टिवेटेड वायरस। प्रोवायरस को प्रोवायरस क्यों बोलते हैं, नाउ द वायरस हैज बीन फुली एक्टिवेटेड। फुली एक्टिवेटेड का मतलब क्या है कि नाउ वायरस का कंट्रोल पूरे के पूरे टी सेल्स के ऊपर आ चुका है। हेल्पर टी सेल के ऊपर पूरे का पूरा कंट्रोल अब हेल्पर टी सेल का नहीं है बल्कि वायरस का आ गया। दैट्स व्हाई आई नेम इट एज अ प्रोवायरस। ठीक हो गया। नाउ अब ये प्रोवायरस करता क्या है, इस होस्ट की बायोसिंथेटिक मशीनरी को टेक ओवर करता है और अपनी मर्जी की ट्रांसक्रिप्शन करवाना शुरू कर देता है। नाउ छठा स्टेप है हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन के नतीजे में दो तरह के डीएनए, दो तरह के आरएनए बनता है। नंबर वन, पहला आरएनए बनता है हमारे पास एमआरएनए और दूसरा आरएनए हमारे पास बनता है जीनोमिक आरएनए। नाउ पहले मैं बात करता हूं एमआरएनए। एमआरएनए न्यूक्लियस के बाहर आएगा और न्यूक्लियस के बाहर आकर इस टी लिम्फोसाइट के राइबोसोम्स को यानी इसकी बायोसिंथेटिक मशीनरी को यूज करके वायरल प्रोटीन बनाना शुरू कर देगा। और वायरल प्रोटीन में क्या बनेगा, एक तरफ हमारे पास कैप्सिड बनेंगे, एक तरफ एंजाइम सारे के सारे, यानी ये एंजाइम व्हाइट कलर का बनाया रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज सी, ये जो बनाया है मैंने ग्रीन मार्कर से मैंने बनाया है दैट इज प्रोटीएज, और ये जो मैंने पिंक मार्कर से बनाया दैट इज इंटेग्रेस। वायरल एंजाइम वायरल कंपोनेंट बनाए जाएंगे। दिस इज द मैट्रिक्स प्रोटीन एंड दीज टू आर स्पाइक्स। तो मैसेंजर आरएनए बायोसिंथेटिक मशीनरी को यूज करता है टी लिम्फोसाइट की और वायरल प्रोटीन्स बनाता है। नाउ अब आपको पता है प्रोटीन का जो बनना होता है वो क्या कहलाता है, ट्रांसलेशन। तो ये दिस इज द सेवंथ स्टेप, दिस इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। नाउ ट्रांसलेशन के बाद आता है आठवां स्टेप विच इज कॉल्ड चॉपिंग। चॉपिंग क्या होती है कि ये जितनी भी प्रोटीन्स बनी है इनको क्या किया जाएगा, मॉडिफाई किया जाएगा, इनको रिफाइन किया जाएगा। जब इनको रिफाइन किया जाता है, और ये रिफाइन कौन करता है, रिफाइन करता है प्रोटीएस। और प्रोटीएस ये वायरस का अपना ही एंजाइम है एचआईवी का जो कि लेकर आया है। ठीक हो गया। प्रोटीएस इन सारी की सारी प्रोटीन को रिफाइन करेगा। नाउ आफ्टर रिफाइनिंग आफ्टर मॉडिफिकेशन इन सारी की सारी प्रोटीन को क्या कर लिया जाएगा, असेंबल कर लिया जाएगा। दिस इज द नाइन्थ और द सेकंड लास्ट स्टेप, असेंबल। असेंबलीज में क्या होगा, जितनी भी वायरल प्रोटीन बनी है उनको असेंबल करके नया वायरस तैयार किया जाएगा। नाउ अब जरा यहां पर ये वाली बात आपने समझनी है कि ये जो जीनोमिक आरएनए आया था ना हमारे पास, ये जो जीनोमिक आरएनए आया था, इस जीनोमिक आरएनए को हम क्या कर देते हैं, इसके अंदर इंट्रोड्यूस करवा देते हैं जो कि इसका जीनोम बन जाएगा। ठीक हो गया। नाउ जीनोमिक आरएनए इसके अंदर आ गया और ये वायरस अब पूरे का पूरा तैयार हो रहा है। अगर आप गौर करें तो ये वायरस पूरा तैयार हो चुका है। कैसे कि इसके बाहर क्या है हमारे पास, इसके बाहर स्पाइक्स भी आ गए हैं। ठीक हो गया। इसके बाहर हमारे पास क्या आ चुके हैं, स्पाइक्स भी आ चुके हैं। इसके अंदर मैट्रिक्स प्रोटीन भी आ चुकी हैं। इसके अंदर क्या हो चुका है, कैप्सिड भी आ चुका है और कैप्सिड ने एनक्लोज कर दिया चारों मॉलिक्यूल को, जिसमें हमारे पास क्या है, आरएनए के दो मॉलिक्यूल हैं, हमारे पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है, हमारे पास प्रोटीएज है और इंटेग्रेस है। तो ये वायरस असेंबल हो गया। नाउ असेंबल के बाद द लास्ट स्टेप इज रिलीज। अब ये वायरस करेगा क्या कि वायरस यहां से रिलीज होगा, और जब ये वायरस रिलीज होगा तो ये टी लिम्फोसाइट की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को लेकर निकलेगा। और जब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को लेकर निकलेगा तो ऑटोमेटिकली इस वायरस के बाहर क्या चीज आ जाएगी, ये होस्ट की सेल मेम्ब्रेन आ जाएगी जिसे मैं बोलूंगा एनवेलप्ड। और अगर मैं बात करूं तो ये चीज कि ये जो वायरस ये जो निकल रहा है, ये अगर आप गौर करें तो दिस इज द कंप्लीट वायरस जो कि अभी मैंने यहां पर बताया, जिसका स्ट्रक्चर हमने यहां पर पढ़ा है। ठीक हो गया। नाउ टी लिम्फोसाइट ने क्या कर दिया है, पैदा कर दिया है एक नया वायरस दैट इज एचआईवी। सो दैट्स हाउ वायरसेस की लाइफ साइकिल
चलती है। वायरसेस अपने आप को इस तरीके से रेप्लिकेट करता है कि वायरस बेसिकली टी लिम्फोसाइट की बायोसिंथेटिक मशीनरी को हाईजैक करता है और अपनी मर्जी की प्रोटीन्स बनाना शुरू कर देता है, और ना सिर्फ प्रोटीन बनाता है बल्कि असम्बल होकर इस होस्ट सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को लेकर निकल जाता है। जब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को लेकर निकलता है तो यहाँ पर टी लिम्फोसाइट क्या होता है, श्रिंक होना शुरू करता है, और एक वक्त आता है कि टी लिम्फोसाइट बिल्कुल श्रिंक हो जाता है और बिल्कुल इसकी डेथ हो जाती है। ये बिल्कुल स्मॉलर साइज का होते 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 इसकी डेथ हो जाएगी, और जब इसकी डेथ हो जाएगी व्हाट वुड हैपन, टी लिम्फोसाइट नए टी लिम्फोसाइट बनेंगे, और जब नए टी लिम्फोसाइट बनेंगे तो वो ऑलरेडी जो प्रोड्यूस वायरसेस है उनका सबस्ट्रेट बन जाएंगे। ठीक हो गया। और जब ये ऐसा होगा तब हमारे पास सिम्टम्स अपीयर होना शुरू करेंगे। अब वायरसेस की जो एड्स की जो सिम्टम है वो बेसिकली 3 स्टेजेस में होती है। यहाँ पर हम बोलते हैं कि इन्फेक्शन जो होता है वो बेसिकली 3 स्टेजेस के अंदर फैलता है। 3 स्टेजेस में जो सबसे पहली स्टेज आती है हम इसको बोलते हैं एसिम्प्टोमेटिक कैरियर। इसे मैं क्या बोलूँगा, एसिम्प्टोमेटिक कैरियर। एसिम्प्टोमेटिक कैरियर एज द नेम इज इंडिकेटिंग दैट कि इसमें आपको हमारे पास कोई मेजर सिम्टम्स नहीं आएंगी। सिम्टम्स कौन कौन सी आएंगी, नंबर 1 पहली जो सिम्टम होगी फीवर, आपको माइल्ड सा फीवर होगा, फिर आपको चिल्स होंगी मतलब आपको ठंड भी लगेगी, एक्चिस मतलब आपको क्या होगा, बुखार भी होगा। ठीक हो गया। आप इसे एचिस पढ़ सकते हैं या एक्स पढ़ सकते हैं, दोनों ही प्रोनाउंसिएशन सेम है। फिर चौथे नंबर पर हमारे पास आएगा स्वोलन लिम्फ ग्लैंड्स के लिम्फ ग्लैंड्स क्या करेंगे जी, सारे के सारे स्वेल कर जाएंगे, और फिर इची रैशेस होना शुरू हो जाएंगे स्किन के ऊपर। ठीक है। ऑल दीज आर एसिम्प्टोमेटिक, ये सारे के सारे हैं एसिम्प्टोमेटिक, और ये सिम्टम्स अपीयर हो सकती हैं 9 मंथ तक, और ये 10 साल तक के लिए क्या हो सकती हैं, गायब भी हो सकती हैं। तो इनका इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है दैट इज 9 मंथ टू 10 ईयर्स तक हो सकता है। दैट्स वाई हम इन वायरसेस को बोलते हैं लेंटी वायरस। लेंटी वायरस मैंने क्यों बोलूँगा, बिकॉज दीज आर द लेजी वायरस, दीज आर द ये बड़े क्या होते हैं, सुस्त वायरस होते हैं। दैट्स वाई आई नेम इट एज अ लेंटी वायरस, क्योंकि इनका इंक्यूबेशन पीरियड बहुत ज़्यादा है, कई साल तक ये क्या रह सकते हैं, एसिम्प्टोमेटिक रह सकते हैं। बहरहाल जब भी ये करते क्या है, जब भी ये करेंगे क्या, इनकी सिवियरिटी होगी, व्हाट वुड हैपन, एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स आ जाएगा। इसे हम बोलते हैं ARC, एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स। एड रिलेटेड कॉम्प्लेक्स में हमारे पास क्या आएगा, स्वोलन लिम्फ नोड्स आना शुरू हो जाएंगे। कहाँ पर, हमारे नेक रीजन में जो लिम्फेटिक नोड्स होंगी वो सारी की सारी स्वेल हो जाएंगी, हमारी आर्मपिट के अंदर और ग्रोइन के ऊपर ये सारी की सारी जो लिम्फ नोड होंगी ये स्वेल कर जाएंगी। फिर इसके बाद हमें नाइट स्वेट आएगा। ये पेपर में MCQ भी आया हुआ है कि नाइट स्वेट कौन सी कंडीशन है, तो ये स्टेज आती है हमारी एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स की, ये आती है नाइट स्वेटिंग होती है। फिर परसिस्टेंट कफ के हमारे पास ऐसी कफ होगी जो कि कभी ना ख़त्म होने वाली होगी, परसिस्टेंट कफ, दायमी कफ, हमें खांसी आना शुरू हो जाएगी। फिर उसके बाद फ्लू, यानी ये रुकेगा नहीं, ये फ्लू जो होगा या कफ जो होगी ये काफ़ी देर पा तक रहेगी। फिर उसके बाद होता है डायरिया, परसिस्टेंट डायरिया होता है, आपको एक कांस्टेंट एक डायरिया रहेगा, ये ख़त्म नहीं होगा। फिर उसके बाद आता है मेमोरी लॉस आ जाती है, और फिर इंसान डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। ठीक हो गया। नाउ इसके बाद आती है थर्ड स्टेज दैट इज फुल ब्लॉन एड्स। फुल ब्लॉन एड्स में हमारे पास क्या होता है कि सीवियर वेट लॉस हो जाएगा, वीकेंड इम्यून सिस्टम हो जाएगा, और अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन आ जाएंगे। अब ये अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन क्या है, देखो ज़रा, हमारा ये जो हेल्पर टी लिम्फोसाइट था ये हमारे जो इम्यूनिटी है, हमारी इम्यूनिटी का ये मेजर पार्ट था। अब हेल्पर टी लिम्फोसाइट रहेंगे ही नहीं, जिसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम वीकर हो जाएगा, हमारे इम्यून सिस्टम को पता ही नहीं चलेगा कि उन्होंने किस पैथोजन को किल करना है। दैट्स वाई हमारा इम्यून सिस्टम वीकर हो जाएगा, और जब ये वीकर हो जाएगा तो ऐसे इन्फेक्शन भी हमें होना शुरू हो जाएंगे जो कि नॉर्मल केसेस में नहीं होते। मिसाल के तौर पर हमारी बॉडी के ऊपर बेशुमार बैक्टीरिया रहते हैं, तो आम हालात में ये हमें डिजीज़ नहीं कॉज करेंगे, लेकिन जैसे कि हमारा इम्यून सिस्टम वीकर हो जाएगा तो ये डिजीज़ कॉज करना शुरू कर देंगे जी। और अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन में क्या कौन सी चीज़ें आती हैं, रिकरेंट निमोनिया, के बार बार हमें निमोनिया होगा, ठीक होगा निमोनिया, दवाई खाएंगे ठीक होगा, फिर बार बार ये निमोनिया होना शुरू हो जाएगा। फिर इसी तरीके से पल्मनरी ट्यूबरक्लोसिस हो जाएगी, फिर इसी तरीके से ब्रेन की टॉक्सोप्लाज्मोसिस हो जाएगी, और फिर क्या हो जाएगा, कैप्सोइड सार्कोमा। कैप्सोइड सार्कोमा बेसिकली स्किन की एक डिजीज़ होती है, ठीक हो गया, ये स्किन के कैंसर की एक टाइप है कैप्सोइड सार्कोमा। तो इस सारे के सारे अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन आ जाएंगे, ठीक हो गया ना। अब ये एड्स ट्रांसमिशन कैसे होती है, एड्स ट्रांसमिट कैसे होता है, तो एड्स 3 तरीकों से ट्रांसमिट होता है। कैसे, इन्फेक्टेड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट से, जो भी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जो कि इन्फेक्टेड है, मीन्स दैट उनके ऊपर अनसीन वायरसेस होते हैं, चूंकि हमारी आंख इन्हें देख नहीं पाती, तो वो वायरसेस या पैथोजन वहां पर मौजूद रहते हैं, ठीक है। अगर हम उनको इस्तेमाल करें विदाउट
विदाउट स्टेरिलाइजेशन तब ये ट्रांसमिशन हो जाएगी। नंबर 2, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के ज़रिए से, अगर हम ब्लड बिना किसी स्क्रीनिंग के ट्रांसफ्यूजन करवाएं तब क्या हो जाएगा, ये भी HIV भी ट्रांसफ़र हो जाएगा जी। और इसी तरीके से सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के ज़रिए से भी ये HIV फैलता है। इसके अलावा ये HIV फैल सकता है कहाँ से, ये HIV फैल सकता है फीटस टू, ये फैल सकता है प्रेग्नेंट लेडी से ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान। ये कहाँ से ट्रांसफ़र हो सकता है, मदर टू चाइल्ड में भी ये ट्रांसफ़र हो सकता है, मदर टू चाइल्ड भी ये ट्रांसफ़र हो सकता है। ठीक हो गया। मीन्स दैट अगर हमारे पास एक फीमेल HIV पॉजिटिव है तो उसके जो चाइल्ड होंगे, उसके जो बेबीज़ होंगे, उनमें भी HIV ट्रांसफ़र हो जाएगा। एंड द लास्ट वन इज़ के जो भी हमारे पास ये बेबीज़ होंगे उनमें अगर ब्रेस्ट फीडिंग की जाती है तब भी क्या होता है जी, अगर ब्रेस्ट फीडिंग की जाती है तब भी हमारे पास क्या होगा, ये एड्स ट्रांसफ़र हो जाएगी जी। ठीक हो गया। एंड द लास्ट वन इज ट्रीटमेंट, कि एड्स का ट्रीटमेंट क्या है। तो याद रखिएगा एड्स के लिए अभी तक कोई वैक्सीन्स अवेलेबल नहीं है। तो जो चीज़ अवेलेबल है हम उसे बोलते हैं, जो चीज़ अवेलेबल है हम उसे बोलते हैं हार्ट थेरेपी, दैट इज HAART का मतलब है हाईली एक्टिव एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। ये बेसिकली क्या होता है, दैट इज एक्चुअली द कॉकटेल का मतलब क्या होता है, कॉकटेल का मतलब क्या होता है, दैट इज एक्चुअली द कलेक्शन ऑफ मेडिसिन्स, ये मेडिसिन की कलेक्शन दी जाती है जो कि इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। ठीक हो गया। तो ये था बच्चों जी क्विक रिव्यू ऑफ द यूनिट नंबर 1, PMDC का यूनिट नंबर 1 था ये। ठीक हो गया। और यूनिट नंबर 1 में ए सेलुलर लाइफ है। अगर आपको कोई चीज़, कोई बात ना समझ आई हुई हो, आप पूछ सकते हैं, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। आप ज़रूर कमेंट करिएगा, इस चीज़ को देखिएगा ताकि आपको ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो एक दफ़ा रिवाइज हो जाएं और आपको भूले ना। कोई भी चीज़, कोई भी बात ना समझ आई हुई हो तो बच्चों जी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। विश यू गुड लक बच्चों जी, अल्लाह हाफ़िज़।